घाटी सभ्यता की हमारा लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले आप उस लेक्चर 1 को देख लीजिए। दोस्तों है क्या सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, ये हमारा हेडिंग है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण में जानते हैं, सबसे पहले यह जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा है। तो है क्या कि जब है क्या दोस्तों कि हड़प्पा की मतलब उत्खनन का काम चल रहा था, तो अधिकतर स्थान जो है सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्या सुना आपने कि हड़प्पा के जब उत्खनन के कार्य चल रहे थे तो अधिकतर स्थान जो है सिंधु नदी के आसपास मिले, इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। फिर दूसरी बात है हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो है क्या कि पहला खोजा गया जो स्थान था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसे हड़प्पा तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो है पहला खोजा गया स्थान है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। फिर है क्या कि सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं। तो है क्या कि मतलब गंगा नदी और आपका सिंधु नदी, इनके बीच में क्या है कि नदी थी जिसका नाम था घग्गर या सरस्वती नदी। इन सरस्वती नदी के आसपास जो है 1100 स्थलों की खोज किया गया, यानी टोटल जो स्थल थे 1500, उन 1500 में से 1100 स्थल सरस्वती नदी घाटी के आसपास ही मिले, इसलिए इसे सरस्वती घाटी सभ्यता कहा जाता है या सरस्वती सभ्यता कहते हैं। क्या सुना आपने कि गंगा नदी और सिंधु नदी के मध्य में सरस्वती नदी बहती थी, और इस नदी के आसपास बहुत ही ज़्यादा स्थलें खोजी गई। लगभग कितनी खोजी गई, तो 1100 स्थलें खोजी। तो टोटल स्थल 1500 थे, 1500 में से 1100 स्थल यहीं पर मिला, यानी कि अधिकतर स्थल यहीं पर मिले, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अब है प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता। तो है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी क्यों कहते हैं। तो है क्या कि यहाँ पर इस सभ्यता में सबसे पहले तो बात है कि यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। फिर यहाँ पर आपके जल निकासी प्रणाली जो पक्की ईंटें से बनी थी वो अद्भुत थी। फिर यहाँ के लोग यहाँ पे नगरे भी बसा था, व्यापार भी होता था, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी कहा जाता है। बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जल निकासी प्रणाली अद्भुत भी, यहाँ पे नगर थे, व्यापार हुआ करते थे, अतः इसे प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता कहा जाता है। फिर है क्या कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ पे है क्या कि जब खुदाई चला तो अनेकों प्रकार के कांसे की चीज़ें मिली, वस्तुएं मिली, साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अलग से आप पॉइंट याद रखेंगे कि कांस्य युगीन सभ्यता कांसा जो है वो किसका मिश्रण होता है। तो कांसा एक मिश्र धातु होता है, ये जो इसमें कांस्य युगीन लिखा गया है, तो कांसा जो है ना एक मिश्र धातु है, मतलब दो धातुओं के मिलने से बनता है। ये किससे बनता है, तो कॉपर और टिन से। कॉपर और किससे मिलकर बनता है, टिन से बनता है। और फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पहला खोजी गई धातु या पहली प्रयोग में लाई गई धातु का नाम क्या था, तो वो तांबा था। क्या था, तांबा था। अब आगे हम पॉइंट को जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता, मतलब उसके जब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो रही थी उस समय और कौन कौन सभ्यताएं विकसित हो रही थी या किस सभ्यताओं का उदय हो रहा था या उसके समान थी। तो है क्या, जब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है, मिस्र की सभ्यता के समकालीन है और चीन की सभ्यता के समकालीन है। जब सिंधु घाटी सभ्यता की उदय हो रहा था उसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता भी उदय हो रही थी, मिस्र की सभ्यता भी उदय हो रही थी और चीन की सभ्यता का भी उदय हो रहा था। और यहाँ पर मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से क्या होता कि व्यापार का सिलसिला ज़्यादा चलता था, ये एक दूसरे से ज़्यादातर कनेक्टेड थे, लेकिन चीन की जो सभ्यता थी ये बहुत ही कम कनेक्टेड था। आप एक और बात देख रहे हैं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये सुमेरियन इसे सभ्यता भी कहा जाता है, और मिस्र की सभ्यता को नील नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है या इजिप्ट भी कहते हैं। और आपका चीन की सभ्यता की बात करें तो इसी समय जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था उसी समय चीन में पीली नदी के किनारे या हैंगहो वैली नदी के किनारे चीन सभ्यता का भी उदय हो रही थी। तो आपसे सवाल पूछा जाता है एकदम एमसीक्यू में इजी सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो आपको ऑप्शन मिलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो किसके सभ्यता नहीं था, तो ये तो मेसोपोटामिया का है, मिस्र का भी है, चीन का भी है, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के नहीं है। अब है क्या हमारा इसका कालक्रम, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारित की बात करते हैं। तो इसका कोई स्पष्ट जानकारी और प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन रेडियो कार्बन विधि के द्वारा इसे मतलब
और जो आपका है कि डाटा को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है कि कितना साल पुराना है। तो है क्या कि देखिए, स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। इसके जो है कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। इसके कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि लिपि को इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, इतिहासकार इसके लिपि को अभी तक अच्छे से पूर्ण रूप से समझे नहीं है। दूसरी कारण ये है कि ऊर्ध्वाधर या लंबवत खुदाई नहीं हुई है। ऊर्ध्वाधर या लंबवत और तथा क्षैतिज खनन में भी समस्या हुआ है। ऊर्ध्वाधर खुदाई मतलब परत दर परत अच्छे से खोदा नहीं गया है, और क्षैतिज खनन इसलिए नहीं हुआ है कि वहाँ पर मानव की बस्तियाँ बसी हुई है, तो उसको वहाँ से विस्थापित करना दिक्कत आती है। फिर आपका है क्या कि आगे पॉइंट देखते हैं, खुदाई के दौरान प्राप्त जो अवशेष मिले हैं, उसे आपका है क्या, अवशेषों के माध्यम से रेडियो कार्बन विधि के द्वारा इस सभ्यता की कालक्रम ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। फिर आपका है कि लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु इनको पढ़ा नहीं गया है। और ये आपका रेडियो कार्बन विधि के द्वारा कब टाइम पीरियड ज्ञात किया गया है? तो 2350 से 1750 BC बना होता है दोस्तों, ईसा पूर्व। और इसे आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी रखा जाता है। अब ये समझ लेते हैं दोस्तों कि रेडियो कार्बन विधि क्या होती है। तो इस विधि में है कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, बड़े से पत्थर है, चट्टान है, और इस पर क्या होता है कि सूर्य की किरण पड़ेगी। जब इस पर सूर्य की किरण पड़ेगी तो जो इस पत्थर के नाइट्रोजन के अणु होंगे वो आपस में टकराए होंगे, और टकराने के बाद कार्बन 14 का निर्माण हुआ होगा। कार्बन 14 जब बनेगा तो वो रेडियो सक्रिय पदार्थ होगा। वो क्या होगा? रेडियो सक्रिय पदार्थ होगा। फिर क्या हुआ होगा कि कुछ समय बाद इस पत्थर पर मिट्टी की परतें आई होगी और ये आपका दब गया होगा। फिर मिट्टी की परतें आएगी और दबा होगा, फिर मिट्टी की परतें आएगी और ये दबा होगा। फिर उसके बाद मतलब जब खुदाई हुआ होगा तो इस मान लिया गया होगा कि इसमें स्टार्टिंग में 20 अणु बने होंगे। इसके स्टार्टिंग में 20 अणु बने होंगे, और इसके आधा होने में लगभग, इतिहासकारों के मुताबिक आधा होने में 5700 साल लगते हैं। तो जब खुदाई किया गया तो इसके मान लीजिए कि इतिहासकारों को 2.5 मॉलिक्यूल प्राप्त हुए। तो वास्तव में कितना साल पुराना हो गया? तो देखिए 20 का आधा क्या होता है? 10, और 10 के आधा क्या होता है? 5, और 5 के आधा क्या होता है? 2.5। तो अब आधा होने में कितने साल लगते हैं? 5700 साल। फिर इसमें आधा होने में कितना लगेगा? 5700 साल। फिर इसमें कितने लगेंगे? 5700 साल। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 18,000 वर्ष पुराना आपके ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका रेडियो कार्बन विधि से पदार्थों को आयु पता की जाती है कि कितना साल पुराना हो।